हाय गाइस। हेलो बच्चा पार्टी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सभी बच्चे काफी अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार बहल आप सभी बच्चों का हमारे इस चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल बच्चा पार्टी। बच्चा, आज की इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं? जैसे आप लोग को पता है कि यार पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, तो हम लोग आज एटम्स के कुछ सवाल करने वाले, कुछ पीवाईक्यूज करने वाले, कुछ ऐसे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो मुझे लगता है कि यार बोर्ड्स में आपसे पूछ सकता है और आप लोगों के लिए जरूरी है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी बच्चों को यही बोलूंगा कि यार हमारा जो टेलीग्राम चैनल है बेटे, फिजिक्स ऑन योर टिप्स, इसको जरूर ज्वाइन करिए, दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और एक छोटी सी यार आप लोगों से और रिक्वेस्ट है कि जब ये वीडियो आता है बेटे, तो इसके बाद आपके खुद के क्या कमेंट्स है, आपको और क्या चीजों की नीड है और ऐसा क्या चीज चाहिए तो जो आपको लगता है कि मुझे देना चाहिए, मैं उस पर काम कर रहा हूं। आप प्लीज कमेंट करके बताइए और दोस्तों के साथ प्लीज इसको शेयर करिएगा बच्चे। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो पहला सवाल अगर आप ध्यान से देखोगे बेटे, तो यार देखो ये एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक टॉपिक है। और आप देखेंगे तो ये काफी साल पीछे पूछा भी गया है। बहुत सिंपल है, वन शॉट में भी पढ़ाया गया है आपको कि सर ग्राउंड स्टेट की एनर्जी इतनी है तो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। माय डियर स्टूडेंट्स, आप गौर से देखिएगा बच्चे, मैं आपको कह रहा हूं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है मेरे बच्चे, जो पोटेंशियल एनर्जी है बेटे, वो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है बेटे, वो ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी है और वो ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी है। मगर अब चाहे आप इसमें मैग्नीट्यूड की बात कर लो, चाहे आप इधर माइनस लगा लो या इधर पॉजिटिव और इधर दोनों जगह माइनस लगा लो, मतलब ये है बेटे कि जो टोटल एनर्जी है और जो काइनेटिक एनर्जी है उनका मैग्नीट्यूड एक बराबर है, मगर उनकी जो सिंबल्स है वो अपोजिट है। अगर ये पॉजिटिव है तो ये आपका नेगेटिव है और पोटेंशियल एनर्जी भी फिर नेगेटिव ही माना जाएगा। तो आप देखिए सवाल में, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी अगर इतनी है, एनर्जी ग्राउंड स्टेट की मतलब वो टोटल एनर्जी की बातचीत कर रहा है। अब वो काइनेटिक और पोटेंशियल पूछ रहा है, तो जो काइनेटिक होगा वो टोटल एनर्जी का नेगेटिव होगा, विच मींस काइनेटिक एनर्जी मेरी प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी और जो मेरी पोटेंशियल एनर्जी है बेटे वो आपकी उसकी डबल होगी सेम सिंबल के साथ, यानी माइनस ऑफ 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू ऑल। मैं यार वीडियो को बिल्कुल क्रिस्प रखने की कोशिश कर रहा हूं। मैं इसका सोल्यूशन भी साथ में डाल दिया जिससे कि आपको बाद में तकलीफ ना हो। पीडीएफ मैं पिछले चैप्टर की और इस चैप्टर की दोनों ही अभी टेलीग्राम पर डाल दे रहा हूं। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। आगे बढ़ेंगे बेटे अगले सवाल की तरफ। तो अगले सवाल, अब कुछ एमसीक्यूज है मेरे सामने स्क्रीन पर, और ये जो एमसीक्यूज है ये आपको मतलब आप लगा सकते हो, ठीक है ना। थोड़ा सा ये एमसीक्यूज फिलहाल ब्लर दिखाई दे रहे होंगे आपको, है ना। अब क्योंकि ये अगर ब्लर दिखाई दे रहे हैं तो हम इसको थोड़ा सा ठीक कर देते हैं, बाकी देखो पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अभी मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि अभी फिर भी दिस इज फाइन फाइन, ठीक है ना, थोड़ा सा फिर भी ठीक है। ये यहां से थोड़ी सी ब्राइटनेस कम कर देता हूं मैं, ठीक है ना, यहां से थोड़ी सी ब्राइटनेस कम कर देता हूं मैं, जिससे कि आप लोगों को शायद दिखेगा ये, है ना। अब मेरे हिसाब से थोड़ा सा मामला बेटर है, अब मेरे हिसाब से थोड़ा सा मामला बेटर है। रियली सॉरी फॉर दिस कि यार मैं ध्यान ही नहीं दे पाया कि यार व्हाइट कलर का पीछे है और हमारी उधर से वो है, ठीक है ना। अब देखो कैमरे का कमाल, मैं अब आपको काला काला नजर आ रहा हूं, मगर खैर कोई बात नहीं, पहले सवाल कर लेते हैं। तो पहला सवाल क्या है? इन दी बोहर्स हाइड्रोजन मॉडल द रेडियस ऑफ द स्टेशनरी ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी व्हाट। अगर बोहर के हाइड्रोजन एटॉमिक मॉडल में देखते हैं तो जो रेडियस वाला फॉर्मूला आता है बेटे, जब आप वन शॉट भी करेंगे तो आपको दिखेगा R इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। राइट बच्चा पार्टी, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, मगर वैसे भी फिर आपको आइडिया लग गया कि आर तो एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटे? एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको इसको लगा लेना। अगले सवाल में जस्ट अभी हमने सेम क्वेश्चन पीछे करा है कि ग्राउंड स्टेट की एनर्जी इतनी है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, सेम साइन के साथ डबल हो जाएगी। तो देखो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तीन तो वैसे ही खत्म हो गई, राइट नेगेटिव हो गई। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। मेरे हिसाब से इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। आगे कहता है सर इन अ रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट व्हेन अ प्रोजेक्टाइल ऑफ चार्ज Z1 एंड मास M1 approaches a target nucleus of charge Z2 and mass M2, the distance of closest approach is R0, the energy of the projectile is। बड़ी सिंपल सी बात है भाई, एनर्जी होती है K Q1 Q2 by R। तो अगर आप गौर से देखोगे
तो ये के, अच्छा Q1 क्या हो जाएगा Z1E, Q2 क्या हो जाएगा Z2E बाय R। तो बट ऑब्वियस सी बात है मेरी जो एनर्जी है बेटे, बट ऑब्वियस सी बात है मेरी जो एनर्जी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z1 Z2। एनर्जी सीधा सीधा एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आपके सामने है क्वेश्चन और इसका जो आंसर है वो बी वाला पार्ट है। गॉट इट गाइस। अगले सवाल पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशंस इन हाइड्रोजन एटम एमिट्स फोटॉन्स ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। देखिए कुछ सवाल ऐसे हैं जो हमसे पूछेगा, जैसे अभी मुझसे पूछेगा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वाली बात पूछ लेगा वो मुझसे, ठीक है ना, वो मुझसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वाली बात पूछ लेगा। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के बाद ग्रेटेस्ट वेवलेंथ यानी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात पूछ लेता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की बात पूछ लेता है, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी की बात पूछ लेता है। ऐसे कुछ कुछ चीजें जो है ना वो हमसे पूछता है अक्सर। तो जब ये कुछ कुछ चीजें हमसे पूछेगा ना बेटे, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसको हमें किस तरीके से करना है। अब हाल फिलहाल में इसने हमको बोला है कि भाई आप मुझे बताइए इसमें से कौन सा ट्रांजिशन हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। देखिए फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट का मतलब है एनर्जी भी हाईएस्ट की बात कर रहा है, और एनर्जी हाईएस्ट से पहले मैं आपको कुछ चीजें यहां पर बता देता हूं। जरा ध्यान से देखिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा बेटे। एक सेकेंड मैं जरा बैकग्राउंड चेंज कर देता हूं। हाँ, क्योंकि अक्सर बच्चे कमेंट करते हैं कि सर ब्लैक स्क्रीन पे पढ़ाइए, कोई बात नहीं। अब आप गौर से देखो बेटे, वेवलेंथ जो है वो अगर लॉन्गेस्ट पूछ रहा है तब क्या बोल रहा है, वेवलेंथ को अगर शॉर्टेस्ट पूछ रहा है तब क्या होगा। बट ऑब्वियस सी बात है वेवलेंथ लॉन्गेस्ट का मतलब है एनर्जी आपकी मिनिमम हो रही है, मानी कम से कम एनर्जी की बात कर रहा है, और वेवलेंथ शॉर्टेस्ट का मतलब है एनर्जी आपकी मैक्सिमम हो रही है। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वाले केस में अगर आपका N1 कुछ भी है, अगर आपका जैसे लेमन सीरीज की बात करें, जैसे लेमन सीरीज की बात करें, अगर आपका N1 इज सपोज N1 कुछ भी है, तो इसमें जो N2 होगा इट शुड बी इंफिनिटी, इट शुड बी इनफाइनाइट। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं एनर्जी डायग्राम की बात करता हूं तो इसके अंदर N1 अगर 1 है तो मेरी जो एनर्जी है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। अब इसके लिए N अगर इनफाइनाइट है, N अगर इनफाइनाइट है मेरे बच्चे, तो एनर्जी 0 है। तो इन दोनों का जो गैप होगा ना भाई वो मैक्सिमम होगा। तो इन दोनों का गैप मैक्सिमम है, मानी एनर्जी मैक्सिमम है, मानी वेवलेंथ शॉर्टेस्ट है। अपने शॉर्ट नोट्स में जरूर इसको ऐड कर लेना, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चंस आएंगे अभी आगे, मगर उससे पहले ही मैं बता दे रहा हूं जिससे कि आपको आइडिया लग जाए। यदि वेवलेंथ लॉन्गेस्ट है, फॉर एन एग्जाम्पल मैं लेमन सीरीज की बात कर रहा हूं, तो लेमन सीरीज में लॉन्गेस्ट देखिए N1 आपका 1 होगा तो N2 शुड बी 2 उसके अगले वाला। अगर मैं ये बामर सीरीज की बात कर रहा हूं मेरे बच्चे, अगर मैं बामर सीरीज की बात कर रहा हूं तो उस कंडीशन में अगर N1 मेरा 2 है तो N2 3 होना चाहिए। उसी तरीके से आगे बढ़ते जाओ, लेमन, बामर, पाशन, पाशन में N1 क्या होगा 3 तो N2 क्या हो जाएगा 4। तो उस कंडीशन में वेवलेंथ लॉन्गेस्ट होगी, या यू कह दीजिए एनर्जी मिनिमम होगी। जैसे आप ध्यान से देखिएगा -13.6 है और इस वाले का -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। आगे बढ़िए, इधर देखेंगे तो -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे बेटे, तो इस और इसका गैप बढ़ गया, इस और इसका गैप कम था। तो अगर जिस सीरीज की आप बात कर रहे हैं उसके लिए खुद वाला ऑर्बिट और उससे ऊपर वाले ऑर्बिट का जब आप डिफरेंस देखते हैं तो उस केस में वेवलेंथ आपका लॉन्गेस्ट आता है और लैम्डा आपका शॉर्टेस्ट आता है। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, ये मुझे बताना जरूरी था क्वेश्चन से पहले। तो अब इधर देखिएगा क्या बोल रहा है सर, ट्रांजिशन में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मतलब मैक्सिमम एनर्जी की बात कर रहा है। तो मैक्सिमम एनर्जी की जब बात कर रहा है तो उस कंडीशन में हमने देखा कि चलो भाई मैक्सिमम एनर्जी देखते हैं भैया। मैक्सिमम एनर्जी देखेंगे तो उसके लिए मेरा N का 1 होना तो जरूरी था, N का 1 होना तो जरूरी था मेरे भाई। तो N अगर 1 है तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब N जो है वो 2 है। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। आई होप दिस इज वेरी वेरी एंड वेरी क्लियर टू यू ऑल बेटे।
क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चे? क्या यहां तक की कहानी क्लियर है बेटे? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं भाई? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। ध्यान से देखना, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है, मैक्सिमम एनर्जी की बात कर रहा है। अगर इसमें देखोगे तो यहां पर N2 है, मतलब 3.4, और फिर उसके बाद तो ऊपर आप करते रहो। जब 13.6 ही इन्वॉल्व नहीं है तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की क्या बात? ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ठीक है ना? अब आगे बढ़ते हैं बेटे, अगले सवाल कह रहे हैं इन हाइड्रोजन एटम विच क्वांटिटी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। बहुत क्लियर है भाई, एंगुलर मोमेंटम। The energy of electron in first excited state of hydrogen atom is इतना, its kinetic energy is। अरे भैया ध्यान से देखो, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी कितनी है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब है आपका n जो है वो 2 है बच्चे, आपका n जो है वो 2 है। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा होमवर्क बेस्ड दे रहे हैं आपको। 6 सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। आपने कितना वन शॉट में प्रिपरेशन करा है उससे मुझे थोड़ा सा आइडिया भी लग जाएगा। आगे बढ़ेंगे। द डायग्राम 12.05 shows the path of 4 alpha particles of the same energy being scattered by the nucleus of a gold atom। है ना? क्या मेरी बात समझ में आ रही? तो अब अगर आप देख रहे हो विच ऑफ दीज आर नॉट फिजिकली पॉसिबल, पॉसिबल कौन सा नहीं है इसमें से? आप देखो ये जो फोर्थ वाला स्कैटरिंग, जो फोर्थ वाला पार्टिकल है ना, ये जब जाएगा तो इसको रिपल्शन शो होगा। यहां जाने के बजाय ये यहां जाना चाहिए था, राइट बच्चा पार्टी? तो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, रिपल्शन होना चाहिए था, इसीलिए कहानी गलत हो गई फोर्थ वाले के साथ, राइट बच्चा पार्टी? और इसके बाद आप ये जो है ना, ऐसा क्वेश्चन, ये एक कॉन्सेप्ट है बेटे कि हाइड्रोजन एटम है ग्राउंड स्टेट में, एक्साइटेड बाय इतनी एनर्जी, कितनी एनर्जी? 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन emitted by hydrogen atom as per Bohr's theory will be। I'm really sorry guys, मेरा लैपटॉप जो है वो चार्जिंग में कनेक्ट नहीं है और कहीं बंद ना हो जाए, इसीलिए इसको जरा चार्जिंग में लगा देते हैं। जस्ट वेट फॉर अ वाइल बच्चों। हाँ, लग जा मेरे भाई, क्यों मुझे हार्ट अटैक दे रहा है? अरे अरे अरे, वाई वाई? एक सेकंड बच्चे, 1 मिनट दीजिएगा बेटा। लग गया लग गया लग गया, ठीक है। तो हम आपको ये बता रहे हैं बेटे कि हाइड्रोजन एटम जो है वो इतनी एनर्जी से एक्साइटेड है, ठीक है ना? ग्राउंड स्टेट की एनर्जी इतनी है। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस एमिटेड बाय हाइड्रोजन एटम एज पर बोर्ड थ्योरी विल बी। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस बोल रहा है वो। मेरी बात को जरा गौर से और बिल्कुल ध्यान से देखेगा। पहले तो आप इतनी एनर्जी दे रहे हैं, एनर्जी का जो डिफरेंस होता है वो ऐसे होता है E2 माइनस E1, सही है भाई? इतनी एनर्जी आपने दी उसको, जिस ऑर्बिट में गया होगा उसकी एनर्जी E2 है, और ग्राउंड स्टेट की एनर्जी तो ये हो गई मेरी। इसको उधर जाके माइनस करेंगे तो जो E2 आएगा 12.1 माइनस 13.6 माइनस 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। और यार मुझे कहीं ना कहीं आइडिया लग पा रहा है कि n जो है वो 3 है। अदरवाइज भी आप 13.6 को n स्क्वायर से जब डिवाइड करते हैं तो ये एनर्जी आती है। क्लियर है बच्चे? तो मेरे को ये समझ आ गया, इसका मतलब वो थर्ड स्टेट में गया है। और जब n आपका 3 है बेटा, तो मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइंस का जो फॉर्मूला होता है बेटे, तो मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n-1/2, यानी कि 3 × 2/2, यानी मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइंस यहां पर कितनी बनेगी बेटे? 3 बनेगी। मैं वैसे भी बता देता हूं कैसे 3 बनेगी बेटे। थर्ड से फर्स्ट में जाएगी, थर्ड से सेकंड में, और सेकंड से फर्स्ट में। 3 स्पेक्ट्रल लाइंस बन सकते हैं मैक्सिमम। ये आपके सामने है, ये क्वेश्चंस को आप देखिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। गॉट इट गाइस? खैर आगे बढ़ते हैं बेटे। 9th क्वेश्चन है, ये पीवाईक्यूज में भी है, ये आपका एमसीक्यू में इधर डाल रखा है, मगर ये पीवाईक्यू के फॉर्म में भी है। और ये क्वेश्चन मुझसे क्या बोल रहा है कि सर यहां पर एनर्जीज का वैल्यू दे रखा है, अलग अलग वेवलेंथ है, अलग अलग ट्रांजिशन पर, तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? बहुत आसानी के साथ, समय वेस्ट ना करते हुए, जब आप सी से बी में जा रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा? ई बी माइनस ई सी बराबर क्या होगा बेटे? बराबर क्या होगा बच्चे?
एच सी बाय लैम्डा वन। भाई एच न्यू बोलो चाहे एच सी बाय लैम्डा वन बोलो। जब आप बी से ए में जा रहे हैं तो ई ए माइनस ई बी क्या हो जाएगा, एच सी बाय लैम्डा टू। और जब आप सी से ए में आ रहे हैं तो ई ए माइनस ई सी इज एच सी बाय लैम्डा थ्री। तीन इक्वेशंस है आपके पास, तीनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या दिख रहा है, ये ई ए माइनस ई सी है। तो मैं तो क्या कहूंगा, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दीजिए। राइट बच्चे, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। आई विल से ई ए माइनस ई बी, सॉरी ई बी माइनस ई सी प्लस ई ए माइनस ई बी। ठीक है ना, बराबर क्या आया ये, ईबी से ईबी कट गया तो ये ई माइनस ई सी ही आ गया। राइट है ना। तो आपने क्या किया, एच सी बाय लैम्डा वन प्लस एच सी बाय लैम्डा टू, ये बराबर है एच सी बाय लैम्डा थ्री के। एच सी से एच सी कट गया, आपको एक्सप्रेशन मिला बेटे वन बाय लैम्डा वन प्लस वन बाय लैम्डा टू बराबर वन बाय लैम्डा थ्री। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू ऑल बेटे। मेरे हिसाब से ये समझ में आ गया होगा ये कौन से क्वेश्चन का सोल्यूशन है बेटे, ये नाइन्थ क्वेश्चन की बात हो रही है। कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन ऑर्बिट in terms of de Broglie wavelength of that electron, the circumference of the orbit is given as। तो बेटे circumference जो होता है वो n टाइम्स वेवलेंथ के बराबर होता है। ठीक है ना, सो n लैम्डा की बात कर सकते हैं हम लोग। और इसके बाद जो है ना, अब आप ध्यान से देखेगा ये क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना, और ये क्वेश्चन जो है, ये सब आप एज अ होमवर्क लीजिए, क्योंकि आगे मैंने कई कई थ्योरी में भी सेम लगभग ऐसे क्वेश्चन डाले हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ये क्वेश्चन जस्ट अभी पहला जो सवाल था उसके बिहाफ पे है ये। आपको ट्राई करना चाहिए, खुद किताबें उठाइए, मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए इसके, जिससे कि जब आपके 3-4 पीवाईक्यूज के डाउट्स इकट्ठे हो जाए तो मैं डाउट्स के लिए भी एक वीडियो डाल दूंगा। गॉट इट गाइस। आगे बढ़ेंगे। एक सवाल है, देखिए, कह रहा है सर एक 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बीम है, इसको हमने यूज किया, ठीक है ना, इज यूज टू बम्बार्ड, जरा ध्यान से देखिएगा, इज यूज टू बम्बार्ड गैसियस हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर, व्हाट सीरीज ऑफ वेवलेंथ विल बी एमिटेड। तो वेवलेंथ की वो क्या सीरीज है जो एमिट हो रही होगी। पहले तो मैं आपको कह दूं, जो जस्ट अभी आपने किया कि एनर्जी बराबर E2 माइनस E1, तो 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपने दिया, जिस ऑर्बिट में गया होगा पता नहीं, मगर ग्राउंड स्टेट का तो मुझे पता है। तो यहां से मुझे E2 मिला माइनस माइनस 13.6, इतना तो माइनस 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस ऑर्बिट में गया होगा वो। अगर मैं बोलूं तो E2 बराबर माइनस 13.6 बाय एन स्क्वायर होगा। तो एन स्क्वायर हो गया बेटे माइनस 13.6 डिवाइडेड बाय ये एनर्जी बाय वन माइनस वन पॉइंट, माइनस से माइनस कटा, इससे ये कटा, अप्रोक्सीमेटली 12 के आसपास आ रहा है। 12 जो है वो 9 से बड़ा है, 16 से छोटा है, तो एन जो आएगा वो 3 आएगा। मानी वो थर्ड ऑर्बिट में तो जा चुका है, फोर्थ में वो जा नहीं पाएगा, इतनी एनर्जी नहीं है कि वो फोर्थ में जा सके। तो वो बेसिकली आपका थर्ड ऑर्बिट में जा चुका है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू ऑल। यहां पर इतना ही बोल रहा होगा, इसने जो भी इतनी राम कथा सुनाई है उसने वही बोला है कि सर इट कैन नॉट बी एक्साइटेड टू एन इज इक्वल्स टू फोर्थ स्टेट। राइट बच्चे, तो मुझे समझ आ गया कि भाई वो थर्ड ऑर्बिट में गया है। अब उसने वेवलेंथ की सीरीज पूछी है, तो थर्ड ऑर्बिट में जाने के बाद क्या क्या पॉसिबिलिटीज है मेरे पास, या तो 3 to 1 या 3 to 2 या 2 से 1, ये तीन पॉसिबिलिटीज है बेटे मेरे पास। डायग्राम में दिख रहा होगा आपको, 3 से 1, 2 से 1, 3 से 2 और ये आपका 2 से 1, ये तीन पॉसिबिलिटीज मुझे दिखती है। मगर मुझसे वो वेवलेंथ पूछ रहा है। वेवलेंथ के लिए यहां पर अलग अलग फॉर्मूलाज दे रखे हैं, आप इसको काटा मारिए भाई, किताब से हमें कॉपी तो नहीं करना है ना। आपको फॉर्मूला पता है वेवलेंथ निकालने के लिए, देखिए कैलकुलेट तो आप नहीं करना है, कैलकुलेशन आप करेंगे, मगर हम आपको बता देते हैं कि 1 बाय लैम्डा बराबर R 1 बाय N1 स्क्वायर माइनस 1 बाय N2 स्क्वायर।
जब आप 3 से 1 की बात कर दे रहे हैं बेटे, तो उस कंडीशन में 1/λ1 बराबर आर 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/3 के स्क्वायर की कहानी हो रही है। यानी 1/λ इज इक्वल्स टू आर, इधर से 8 आ जाएगा, 9 - 1 8/9, तो λ1 आ जाएगा 9/8 आर। समझ आया? अब आर की वैल्यू क्या है? वो रिडबर्ग कांस्टेंट है 1.0973 इंटू 10 की पावर बेटे, आपका इधर आ जाएगा 7 पर मीटर। ये मुझे रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू मिलती है। इस आर की वैल्यू पुट करते ही λ1 आ जाएगा। λ2 में क्या करोगे आप? 2 से 1 ले लो, हाँ या ना? तो n1 की जगह 1, n2 की जगह 2 डालेंगे। तो ये जो इसने अलग अलग तरीके से मुझे दिखाया हुआ है, लीव इट, आपको तो फॉर्मूला पता है, आप इस फॉर्मूले को डालिए और आपका फाइनल आंसर आपके सामने। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। हम आगे बढ़ते हैं बेटे, हम आगे बढ़ते हैं। सर 2019 में एक सवाल है जो कि डेरिवेशन आया हुआ है सीधा, और ये डेरिवेशन में नहीं करवा रहा आपको, ये आपको वन शॉट से यू हूबहू डेरिवेशन मिल जाएगी। ऑर्बिटल पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, जब n2 है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब जब n2 है, तब हमसे वो ऑर्बिटल पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। आपके सामने है बेटे, आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा बेटे। कह रहा है सर हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज एक्साइटेड बाय, अब देखिए ये सेम क्वेश्चन जस्ट अभी मैंने आपको कराया। उधर कोई दूसरा साल दिखाई दे रखा था, इधर कोई दूसरा साल दिखाई दे रहा है ना? है ना बेटे? और मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस एमिटेड पूछ रहा है। इसका फॉर्मूला जस्ट अभी आपको बताया, n-1 डिवाइडेड बाई 2। सेम क्वेश्चन है जो अभी किया है, इसीलिए डाला है क्योंकि आपको देखो, जब आप सैंपल पेपर भी सॉल्व करेंगे ना बेटे, तो आपको क्या मिलेगा? एक ही क्वेश्चन रिपीटेशन मोड में मिलेगा, अलग अलग बार मिलेगा आपको, इसीलिए अच्छा लगेगा। राइट बच्चा पार्टी, ठीक है ना? बढ़ेंगे आगे अगले सवाल की तरफ, ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है। 2018 का एक सवाल है, कह रहा है सर कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द रेडिएशन एमिटेड ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम इट्स सेकेंड परमिटेड एनर्जी लेवल टू द फर्स्ट लेवल। सेकेंड एनर्जी लेवल से फर्स्ट लेवल का ट्रांजिशन है, n1 1 है, n2 2 है, राइट। और दूसरा हाईएस्ट परमिटेड एनर्जी लेवल टू द सेकंड परमिटेड लेवल, मतलब ये 1 की बात हो रही है, और इधर n1 2 है, और n2 जो है हाईएस्ट परमिटेड लेवल, मतलब इनफाइनाइट ऑर्बिट की बात कर रहे हैं। और इन दोनों केस में वो कह रहा है आप फ्रीक्वेंसी निकालिए, फिर उसका रेशियो बताइए। बड़ी सिंपल सी बात है बेटे, आपको मैं बता दूं 1/λ आर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर होता है, सही है ना? मगर c इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा होता है, तो 1/λ न्यू बाई सी भी होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? माने इस लैम्डा को इधर डिवाइड करिए, c को इधर ले आइए। तो अगर ऐसा है तो आप इस न्यू बाई सी कर रहे हैं ना, आर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी चाहिए ना भाई, तो न्यू बराबर आपका न्यू 1 की बात कर लेते हैं, सी सामने मल्टीप्लाई कर दीजिए, सी आर 1/n1 स्क्वायर का मतलब 1 स्क्वायर माइनस 1 और इसमें 2 का स्क्वायर। ये तो आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन आ गया, बात समझ में आ रही है? और दूसरी फ्रीक्वेंसी में आप क्या कर देंगे बेटे, CR 1/1 स्क्वायर माइनस 1/इंफिनिटी, ये दूसरा हो गया। अगर इसको फिर भी सॉल्व करना है तो CR 4 - 1, तो ये आपका 3CR/4 हो गया, और ये वाला सिर्फ CR हो गया। तो 3CR/4 अपॉन CR इज बेसिकली 3/4 ओनली। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आपसे तो रेशियो ही पूछ रहा है ना, वो आपसे तो वो रेशियो ही पूछ रहा है ना, तो आपको क्या करना है, बस एक सेकेंड होल्ड करिएगा। कुछ हमने गड़बड़ कर दिया, बिल्कुल। इस कंडीशन में, सेकेंड वाले कंडीशन में इट शुड बी 2, तो ये आपका CR/4 होना चाहिए, राइट। सो दिस इज CR/4। तो एक हिसाब से CR/4 3CR/4, 4 से 4 कट जाएगा, तो आपका सिर्फ 3:1 आंसर आना चाहिए। देखो ना, इधर देखो,
इधर इसने 3/4 इंटू समथिंग किया, 1/4 इंटू समथिंग किया। अब जो इसने अलग कहानी खेली, मुझे क्या फर्क पड़ता है, आप इसको जरा यहां से भूल जाइए। यही तो बात होती है, ये आपका सैंपल पेपर है, और इस सैंपल पेपर के अंदर जो मतलब किसी किताब में जो छपा होगा, ये सारा सोल्यूशन दिया, आपको लगता पता नहीं क्या ही कर दिया। उसने क्या बोला, सर फर्स्ट ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट और इनफाइनाइट से सेकेंड ऑर्बिट, दोनों कंडीशन में मुझे फ्रीक्वेंसी का रेशियो निकाल दीजिए। आपको वेवलेंथ का फॉर्मूला पता है, सी बराबर न्यू लैम्डा से मुझे ये भी पता है, तो यहां से मैंने ऐसे करा, न्यू वन आया सी आर 1 बाई इतना, और न्यू टू आया सी आर 1 बाई इतना। आपको ये फॉर्मूला भी मिल गया, अपने शॉर्ट नोट्स में जल्दबाजी के लिए फॉर्मूला भी सेव कर लो। आई बात समझ में बेटे? कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है बेटे? चले आगे, बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं ना बच्चे। तो देखो मैंने आपको क्या बोला, ये शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ वाले क्वेश्चन अक्सर पूछता है, सीबीएसई 2017 का सवाल है ये। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्वेश्चन अक्सर पूछेगा आपसे, और फिर पूछ तो रहा है कि सर शॉर्ट वेवलेंथ लिमिट फॉर लेमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज इतना। शॉर्ट वेवलेंथ के लिए देखिए, अभी जस्ट पहले सबसे पहले पहले आपको बताया सेशन शुरू होने से पहले कि अगर कभी वो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात कर रहा है तो N1 आपका क्या होना चाहिए और N2 क्या होना चाहिए। तो अब लेमन सीरीज की बात कर रहा है तो N1 तो 1 ही होगा और N2 आपका इंफिनिटी होना चाहिए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए। समझ में आ रहा है? और उस कंडीशन में कह रहा है वो 913.4 एंगस्ट्रम है, मानी 1 बाई शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फॉर लेमन सीरीज इज R 1/1² - 1/इंफिनिटी। तो आपको समझ आया, ये तो 0 है, तो लैम्डा LS कितना है 1/R, विच इज 913.4 एंगस्ट्रम। आई बात समझ? अब कह रहा है आपको शॉर्ट वेवलेंथ लिमिट बताना है बामर सीरीज के लिए। बामर के लिए क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, बामर के लिए क्या होगा, N1 2 होना चाहिए और N2 इंफिनिटी होना चाहिए। कोई बात नहीं, 1 बाय शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फॉर बामर सीरीज इज R 1/2 का स्क्वायर -1/इंफिनिटी, विच इज R/4, यानी लैम्डा इज 4/R। यदि 1/R आपका इतना है तो 4/R कितना होगा, 4 इंटू 913.4 एंगस्ट्रम, जिसका सिंपल सिंपल मतलब है 3653.6 एंगस्ट्रम। आई बात समझ? समझ आया कि नहीं आया? तो ये आपके सामने है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के ऊपर 2017 में सवाल पूछा गया है। कभी अगर अभी दोबारा पूछे तो आप इसका जवाब दे देंगे, आपके सामने है। प्लीज सॉल्व दिस, प्लीज इसको कर लीजिए बेटे। मेरे हिसाब से ये समझ आ गया होगा आपको। ठीक है बेटे, चले आगे, बहुत बढ़िया। 2016 का सवाल है, स्टेट बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन फॉर डिफाइनिंग स्टेशनरी ऑर्बिट्स, हाउ डज डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस एक्सप्लेन दी स्टेशनरी ऑर्बिट्स। ये तो एक थियोरेटिकल क्वेश्चन है, आपको वन शॉट से मिलेगा। और ये जो सेम क्वेश्चन है लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 में रिलेशन, ये जस्ट अभी हमने करा है पीछे वाले पेज पे। तो ये आप दोबारा से वीडियो को पॉज करके खुद से दोबारा प्रैक्टिस करो इसकी, आप दोबारा बन जाए, फिर अच्छी बात है, फिर आगे बढ़ते। 2015 का एक सवाल है, 2017 में भी पूछा गया है, यूजिंग रिडबर्ग फॉर्मूला कैलकुलेट दी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। अभी आपसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछा, अब आपसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, मगर ध्यान से देखना, लेमन में पूछ रहा है और बामर में पूछ रहा है। मैंने जस्ट अभी आपको बोला लेमन कंडीशन में क्या होगा, बामर वाले कंडीशन में क्या होगा। सर लेमन वाले में N1 तो 1 होगा, N2 2 हो जाएगा, और बामर वाले में बेटे N1 2 होगा, N2 3 हो जाएगा, क्योंकि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ में उसके अगले वाला। राइट बच्चा पार्टी? इन विच रीजन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम डू दीज ट्रांजिशंस लाई। पहले तो आपको लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकाल लेना है। मैं क्या ही निकालू आपके लिए, वैसे आप देखिएगा 1 बाय, अब ये 1 से 2 में जा रहे हैं, तो R 1/1 का स्क्वायर -1/2 का स्क्वायर। इस कंडीशन में 1/λ31 इज R 1/2 का स्क्वायर -1/3 का स्क्वायर। आई होप दिस इज वेरी क्लियर मेरे बच्चे, कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है यहां पर। तो आपको बस यहां से लैम्डा और लैम्डा निकाल लेना है। जब आप फाइनल सोल्यूशन पे पहुंचेंगे ना मेरे बेटे, तो यहां पर 121 नैनोमीटर आ रहा है और इसका वेवलेंथ
655 नैनोमीटर आ रहा है। ये 125 नैनोमीटर का मतलब वो यूवी रीजन में बिलोंग कर रहा है, और ये 655 मतलब लगभग वो विजिबल रीजन में बिलोंग कर रहा है, लगभग वो विजिबल रीजन से बिलोंग कर रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको? क्या यहां तक की कहानी क्लियर है बेटे? क्या इसमें तो कोई डाउट नहीं है मेरे बच्चे? आई होप सो। आगे बढ़ते हैं बेटे, अगले सवाल की तरफ चलते हैं बच्चे। अगला सवाल ही नहीं है। तो अब मेरे को ऐसा लगता है कि ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए। देखिए, आपको ऐसा लग रहा होगा कि हमने वीडियो बड़ी जल्दी खत्म कर दिया। बच्चे, मुझे समय वेस्ट नहीं करना था आपके साथ। मुझे बस जल्दी से जल्दी आपको जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे वो बता देने थे। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको इस चैप्टर का पूरा प्रैक्टिस करना है, और वो भी अच्छे तरीके से। आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मैं तो आपसे मुलाकात करूंगा इसके अगले चैप्टर यानी न्यूक्लियाई के पीवाईक्यूज में। तब तक आप इस एटम्स के चैप्टर को बिल्कुल मजबूत करिए और इसको फोड़ दीजिए। मिलते हैं आपसे आप एक अगले लेक्चर में। तब तक के लिए यार बच्चों, ऑल द वेरी वेरी एंड वेरी बेस्ट बच्चों। बाय गाइस, बाय। यस, जय हिंद।